हेलो एवरीवन। मेरा नाम सिद्धार्थ सेठी है और हम लोग मोल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। मोल कंसेप्ट के अंदर हमने अभी तक 2 लेक्चर कर लिए हैं जहाँ पर हमने 2 तरीके से मोल निकालना सीखा है। हमने सबसे पहले सीखा कि भाई मोल एक काउंटिंग यूनिट है जिसकी वैल्यू अवोगाड्रो नंबर के बराबर है, विच इज़ 6.022 × 10⁻23। और दूसरा तरीका जो हमने मोल निकालने का सीखा वो सीखा कि मास बाय मोलर मास यदि कर देंगे तो भी नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। जो कंसेप्ट सीखे हमें 2 लेक्चर्स में सीखे, जो दोनों लेक्चर्स जो आप वीडियो देख रहे हैं इसकी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं, आगे के बारे में सोचते हैं कि मोल के बारे में और हम क्या जानते हैं। देखिए, यहाँ पर हमको ना एक और चीज़ के बारे में बात करना होता है और वो चीज़ है आइडियल गैस इक्वेशन। ये आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल्स टू nRT। जितनी भी गैसेस हैं वो ये इक्वेशन फॉलो करती हैं। कौन सी गैसेस? आइडियल गैसेस। जो एक मैथमेटिकल गैस हमने डिफाइन की है, जो गैस बाकी सारे नेचर को डिफाइन कर पाती है, गैशियस नेचर को डिफाइन कर पाती है, उसको अपन लोग बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। अभी ये PV इक्वल टू nRT के अंदर P क्या है, V क्या है, N क्या है, R क्या है और T क्या है, ये ज़रा ये समझते हैं। देखिए, जो P है, P होता है प्रेशर, V है वॉल्यूम, N है नंबर ऑफ मोल्स, R है गैस कांस्टेंट और T है टेम्परेचर। अब इन सभी की यूनिट्स होती हैं, मतलब मोल को छोड़कर बाकी सबकी यूनिट्स होती हैं। प्रेशर की क्या क्या यूनिट्स होती हैं? प्रेशर होता है ATM में या बार में या पास्कल में। वॉल्यूम होता है लीटर में या मीटर क्यूब में। मोल्स तो नंबर ऑफ मोल्स में ही होते हैं। गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 0.0821 ATM लीटर बाय मोल केल्विन, या फिर 0.08314 बार लीटर बाय मोल केल्विन। और टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन। तो ये चीज़ों के हिसाब से हम लोग मोल डिफाइन कर पाते हैं। जैसे यदि हमने डिफाइन किया कि हमारे पास प्रेशर जो है वो 1 ATM है। प्रेशर कितना है हमारे पास? प्रेशर है 1 ATM। तो ये 1 ATM प्रेशर जो होता है ना, ये नॉर्मल प्रेशर होता है जो रेगुलर में हमको मिलता है। ये 1 ATM प्रेशर का मतलब क्या है? ये है प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर ऑन टू सी लेवल, ऑन टू सी लेवल। ये प्रेशर है 1 ATM मान लेते हैं। और यदि हमको ये दे दिया जाए कि टेम्परेचर जो है वो 273 केल्विन है। कितना है? 273 केल्विन है, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हमें क्या मालूम है? PV इक्वल्स टू nRT है। देखिए, यदि प्रेशर ATM में है और हमारे पास R निकालना हो, और यदि हम ये मान लें कि वॉल्यूम लीटर में होगा, तो R की वैल्यू हो जाएगी 0.0821। कितनी हो जाएगी? 0.0821। और इसकी यूनिट्स कितनी होंगी? इसकी यूनिट्स होंगी ATM लीटर बाय मोल केल्विन, ये यूनिट्स हो जाएंगी। तो हमने क्या बोला कि भाई प्रेशर है 1 ATM, वॉल्यूम
और ये वॉल्यूम हमको निकालना है मोल का, इक्वल्स टू n 1। एक मोल के लिए बात करते हैं, किसके लिए बात करते हैं, एक मोल के लिए बात करते हैं। R की वैल्यू है 0.0821 और टेम्परेचर है 273। तो वॉल्यूम जो एक मोल का आएगा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22.4 लीटर। इस चीज को हम लोग बोलते हैं मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। क्या बोलते हैं इस चीज को हम लोग, इस चीज को हम लोग बोलते हैं मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। एक मोल वॉल्यूम, एक मोल गैस का वॉल्यूम, एक मोल वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, हमने कहा हमारे पास है वॉल्यूम है किसी भी गैस का 224 लीटर। तो हमें क्या मालूम है कि भाई एक मोल गैस का वॉल्यूम, और ये कहां पर है, जब प्रेशर है 1 atm और टेम्परेचर है 273 केल्विन। तो एक मोल गैस का वॉल्यूम है 22.4 लीटर अंडर सेम कंडीशंस। तो हमें क्या पता है कि 1 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1/22.4 मोल हो जाएगा। तो यदि हमारे पास कोई भी V लीटर गैस दे रखी है तो उसका मोल कितना होगा, V/22.4 मोल हो जाएगा, विच इज अभी इस वाले केस में 224/22.4 विच इज 10 मोल्स। ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब ये जो कंडीशन है, जो कंडीशन हमने स्पेसिफाई की है, ये वाली कंडीशन, इस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं एनटीपी। क्या नाम देते हैं हम इसको, एनटीपी। एनटीपी का मतलब क्या होगा, एनटीपी का मतलब होगा नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। और ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर जो होगा, ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर जो होगा वो बराबर होगा 1 atm प्रेशर एंड 273 केल्विन टेम्परेचर के। और जो भी कोई क्वेश्चन दिया हुआ होगा ना, उस क्वेश्चन में हमको हर बार यही ढूंढना होगा कि कंडीशंस क्या दे रखी हैं। यदि मान लो एनटीपी नहीं दिया है तो ये तरीका यूज नहीं करने का है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। हमको दे रखा है फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ 5 मोल मीथेन एट एनटीपी, ये दे रखा है। अभी हमको क्या मालूम है कि एक मोल मीथेन जो है ये 22.4 लीटर के बराबर है, ये हमको पता है। कैसे पता है, क्योंकि अभी हमने डिफाइन किया कि एक मोल कोई भी गैस हो वो 22.4 लीटर के बराबर है। तो एक मोल मीथेन भी तो गैस ही है, तो वो किसके बराबर है, 22.4 लीटर के बराबर है। तो 5 मोल गैस किसके बराबर होगी, तो 5 मोल बराबर होगी 5 इंटू 22.4 विच इज 112 लीटर। तो देखिए दो क्वेश्चन किए, एक हमने क्या किया, वॉल्यूम से मोल निकाले, एक क्या किया, मोल से वॉल्यूम निकाला। ये दोनों क्वेश्चन हमने अभी अभी किए। क्लियर है। देखिए कुल मिला के यदि आपको दे रखा हो कि एट एनटीपी कोई भी वॉल्यूम दे रखा है V लीटर, आपको गैस का डिफाइंड है, तो आप क्या कह सकते हैं, मोल्स किसके बराबर हो जाएंगे, मोल्स बराबर हो जाएंगे V लीटर बाय 22.4। तो V लीटर बाय 22.4 के बराबर हमारे पास मोल्स हो जाएंगे, ठीक है। अब मान लो कि हमको ये कंडीशन नहीं दी हुई है, हमें क्या दिया गया है, हमें एक क्वेश्चन दिया गया है फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ 10 मोल हीलियम एट 0.1 atm प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कितना है, 546 केल्विन।
मान लो ये दे रखा है, बात समझिए। क्या यहाँ पे आपको एनटीपी दिया गया है? नहीं दिया गया है। यदि आपको एनटीपी नहीं दिया गया है तो आप वॉल्यूम ऑफ 1 मोल इक्वल्स टू 22.4 यूज नहीं कर सकते हैं। भाई एनटीपी के अंदर यदि होता तो ये कंडीशन क्या होती, ये 1 एटीएम होता और ये 273 होता, तो ये एनटीपी नहीं है। यही बात बोलने की कोशिश की जा रही है बहुत देर से। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि भाई पीवी इक्वल्स टू एन आर टी है। इन केसेस के अंदर हम ये आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे और हम कहेंगे V इक्वल्स टू एन आर टी बाई पी हो जाएगा। एन है 10 इंटू आर 0.0821 इंटू टेम्परेचर 546 बाय प्रेशर 0.1 atm। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 इंटू 2 इंटू 0.0821 इंटू 273। ये जो वैल्यू है ये 273 इंटू 2 के बराबर है। ये हो जाएगा 22.4, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 22.4 लीटर। देखिए कैलकुलेशन को लेके थोड़ा सा हैंडी होने की ज़रूरत है। यदि आप करना चाहें, यदि आप सीधा भी करना चाहें तो भी कर सकते हैं कि भाई ये दोनों जो है ये 44 सॉरी ये दोनों जो है ये दोनों 44.8 के बराबर हैं, तो ये आ जाएगा 44800 लीटर। सॉरी 4480 लीटर इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ें अपने को ध्यान देनी होती हैं कि भाई कंडीशन क्या दे रखी है। यदि एनटीपी दे रखा है तो डायरेक्ट सॉल्व करने का था, यदि एनटीपी नहीं दे रखा है तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं। एज सिंपल एज दैट इट इज। समझ आ गया है? चलिए, अब मान लो कि हमें प्रेशर दे रखा है 1 बार और टेम्परेचर दे रखा है 273 केल्विन। तो ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा एसटीपी के। ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा एसटीपी के। यदि कंडीशन एसटीपी दे रखी है इसका मतलब है कि प्रेशर ये दे रखा है, टेम्परेचर ये दे रखा है। तो अब आपको क्या मालूम है? यदि मेरे को वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस निकालना हो तो क्या करना होगा? तो PV इक्वल्स टू एन आर टी लगा सकते हैं और वॉल्यूम इक्वल्स टू एन आर टी बाई पी लिख सकते हैं। वॉल्यूम इक्वल्स टू एन 1 मोल के लिए निकालना है आर। अब क्योंकि प्रेशर बार में है तो आर का वैल्यू 0.08314 रखा जाएगा। तो इट इज 0.08314 इंटू टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना हो गया? 273 डिवाइड बाय प्रेशर विच इज 1। तो वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी 22.7 लीटर। तो हमें क्या समझ में आ गया है कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना है? 22.7 लीटर है एट एसटीपी और इसी का वॉल्यूम 22.4 लीटर है एट एनटीपी। क्या ये क्लियर है? देखिए ये 2-3 बेसिक की चीज़ें जो आपको आनी ही चाहिए, इसके बिना आपका मूल कंसेप्ट अधूरा है। अब है ना, इन चीज़ों के ऊपर हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस करके देखते हैं। चलिए, अब है ना, हमें क्या मालूम है कि मोल निकालने के 3 तरीके हो गए। भाई यदि हमें मोल निकालना है तो मोल निकालने के 3 तरीके हो गए। पहला तरीका क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रो नंबर। दूसरा तरीका क्या है? मोलर मास बाय मास गिवन, मास ऑफ सैंपल बाय मोलर मास। ये हमने देखा है लेक्चर 1 में, ये हमने देखा है लेक्चर 2 में, और अभी हमने तीसरा तरीका देखा है वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4।
यदि एनटीपी कंडीशंस दे रखी हैं, या फिर वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.7 यदि एसटीपी कंडीशंस दे रखी है तो। ये बातें हमको बता रखी हैं, ठीक है। अब ये बातें तो पता लग गई कि भाई वॉल्यूम कितना है, ये सब कुछ कैसे कैसे तामझाम है। इनको यदि रिलेट करना हो तो क्या करेंगे? तो रिलेट वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं जरा समझिए। फाइंड आउट मास ऑफ 6.022 into 10 raised to power 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2। मान लो ये क्वेश्चन है, हमें मास निकालना है इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 का। अब ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, मास निकालना है तो क्या करें? देखिए, अब यदि आप ध्यान देंगे तो यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बात हो रखी है और यहां पर मास के बारे में बात हो रखी है, और ये दोनों बराबर है मोल के। मतलब हमको क्या मालूम है? N/Na इज इक्वल्स टू मोल्स विच इज इक्वल्स टू मास बाय मोलर मास। तो यदि ये हमको मालूम है तो हम क्या लिख सकते हैं? N/Na इज इक्वल्स टू मास बाय मोलर मास, ये लिख सकते हैं। अब n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू है 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 24, और Na की वैल्यू कितनी है? 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। हमें मास निकालना है और हमें चाहिए मोलर मास ऑफ SO2। तो यदि ये वाली वैल्यू को करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, तो 10 इक्वल्स टू मास बाय मोलर मास SO2। अब ये मोलर मास ऑफ SO2 कितना होगा भाई? सल्फर का मास होता 32, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 इंटू 16 मतलब ये हो गया 64। तो ये हो गया 10 इक्वल्स टू मास जो हमें निकालना है डिवाइड बाय 64। तो जो मास की वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 640 ग्राम्स। मास की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 640 ग्राम्स। क्या ये चीज क्लियर है? तो हम बेसिकली दो चीजों के बीच का कनेक्शन करना सीखे इसके अंदर। एक और बेसिक सा क्वेश्चन करके देखते हैं। फाइंड आउट मास ऑफ 2240 लीटर ऑफ नियॉन एट NTP। अभी देखिए, ये क्या मालूम है हमको कि नियॉन एक गैस है, ये अपने को पता है। तो हम क्या जानते हैं कि भाई जैसे ये दो रिलेशन थे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल्स टू मोल्स विच इज इक्वल्स टू मास बाय मोलर मास, तो हमको ये भी तो मालूम है कि मास बाय मोलर मास इक्वल्स टू वॉल्यूम बाय 22.4। क्यों? क्योंकि एनटीपी दे रखा है। तो हम ये भी तो यूज कर सकते हैं कि भाई मास बाय मोलर मास is equals to volume by 22.4 at NTP which is equals to mole। तो ये आ जाएगा, मास निकालना है। नियॉन का मास कितना होता है? 19 इक्वल्स टू वॉल्यूम 2240 डिवाइड बाय 22.4, ये 100 के बराबर हो गया। तो मास किसके बराबर हो गया? ये बराबर हो गया 1900 ग्राम्स के। क्या ये क्लियर है? ये इसके बराबर हो गया। तो आपने बेसिक क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं फिर से समझिए। आपको रिलेशन दे रखा है जहां पर V बाय 22.4 या फिर V बाय 22.7 इज इक्वल्स टू मास बाय मोलर मास इक्वल्स टू
नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय अवागाडो नंबर, ये रिलेशन आपको दे रखा है, जिसमें से 3 वैल्यू या 2 वैल्यू आपको दे के तीसरी वैल्यू निकलवा रहे हैं बस। ठीक है, मान लो हमारे पास एक और क्वेश्चन है, फाइंड आउट नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स इन 89.6 लीटर ऑफ सैंपल एट एनटीपी। मान लो आपको ये क्वेश्चन दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, क्या करें? देखिए अब दिमाग की समझिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं मतलब ये वाला रिलेशन तो चाहिए चाहिए, वॉल्यूम दे रखा है मत और एनटीपी दे रखा है मतलब ये वाला रिलेशन और लगा सकते हैं तो डायरेक्टली लगा लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वॉल्यूम बाय 22.4 मस्ट बी इक्वल टू एन बाय अवागाडो नंबर। तो वॉल्यूम कितना हो गया, 89.6 डिवाइड बाय 22.4 इज इक्वल्स टू एन बाय अवागाडो नंबर। तो ये 4 के बराबर होगा, 4 इंटू एन ए बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब 4 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच इज 24.088 इंटू 10 रेज टू पावर 23। बात समझ में आई? बस कुछ भी और नहीं करना है। ये क्वेश्चंस तब हैं जब हम लोग पूरी चीज वर्सेस पूरी चीज कर रहे हैं। एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं ना इसके ऊपर, बस थोड़ी सी कंडीशन चेंज कर देते हैं। जैसे फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 27 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3 at 5 atm pressure and 546 केल्विन टेम्परेचर। मान लो ये दे रखा है। अब प्रॉब्लम क्या है, देखिए इस चीज में आपको क्या दे रखा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, बहुत ही बढ़िया, मतलब आप ये वाला रिलेशन तो यूज कर ही सकते हो, पर इन दोनों में से कोई भी वो इस रिलेशन आप यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहां पर कंडीशन ना तो एनटीपी है ना तो एसटीपी है। भाई गैस के लिए बात हो रही है, ना एनटीपी है ना एसटीपी है ना मास दे रखा है, तो क्या करेंगे? तो सॉल्व करेंगे इसको। तो हमें क्या मालूम है, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी होता है, ये तो हमको मालूम है कि आइडियल गैस इक्वेशन है। एन वी इक्वल्स टू एन, एन की जगह पर क्या हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय अवागाड्रो नंबर रख सकते हैं, इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय प्रेशर, और ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 27 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 इंटू आर 0.0821 इंटू 546 डिवाइड बाय 5। तो ये हो गया 10 रेज टू पावर 4 इंटू 44.8 डिवाइड बाय 5। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 रेज टू पावर 3 इंटू 44.8, मतलब 89.6 इंटू 10 रेज टू पावर 3 लीटर। तो देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप केवल एक बेसिक से प्रिंसिपल को कहीं पर भी कैसे भी लगा पा रहे हैं, यही चीज चाहिए होती है। ठीक है, इसकी जगह एसटीपी दिया होता तो हम लोग, मतलब यहां पे यदि गैस कंडीशन एसटीपी दी हुई होती तो हम 22.7 लीटर यूज करते, 1 मोल बराबर, और कोई बेसिक डिफरेंस नहीं आता है इनमें। यदि हम आगे बढ़े और हम वैसे क्वेश्चंस करें जैसे क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक एटम के लिए बात करनी है, तो कैसे कर सकते हैं? चलिए एक दो स्पेसिफिक एटम के लिए बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड आउट मास ऑफ ऑक्सीजन इन 980 ग्राम्स ऑफ H2SO4। मान लो ये क्वेश्चन है,
अब यहां पे मास ऑफ H2SO4 दे रखा है 980 ग्राम्स। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, हमें मालूम है कि H2SO4 है, इस H2SO4 के अंदर हाइड्रोजन का मास है 2, सल्फर का मास है 32, ऑक्सीजन का मास है 4 इंटू 16 विच इज इक्वल्स टू 98। तो हम यहाँ पर मोल्स निकाल सकते हैं, और मोल्स कितने हो जाएंगे 980 बाय 98 विच इज 10 मोल्स। तो हमारे पास 10 मोल्स H2SO4 है। ठीक है, दूसरा हम और क्या कर सकते हैं भाई, 10 मोल्स H2SO4 का मतलब हो गया कि 1 मोल H2SO4 में 4 ऑक्सीजन एटम है एक मॉलिक्यूल में। यदि 1 मोल H2SO4 की बात करेंगे तो 4 मोल ऑक्सीजन एटम है, तो 10 मोल H2SO4 में कितने होंगे, तो ये हो जाएंगे 4 इंटू 10, यानी कि 40 मोल ऑक्सीजन एटम है, और इनका मास कितना हो जाएगा 40 इंटू 16 विच इज 640 ग्राम्स। या तो ये क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं, या फिर ये क्वेश्चन यहां पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि भाई 98 ग्राम्स H2SO4 में 64 ग्राम ऑक्सीजन है, तो 980 ग्राम्स में 640 ग्राम्स ऑक्सीजन होगी। तो आप लीनियर मेथड भी यूज कर सकते थे, मोल मेथड भी यूज कर सकते थे। ये सिंपल बेसिक यूनिटरी मैथ्स है, आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे करना है। आप कैसे भी करते, मतलब आप ये लिखते, आप ऐसा लिखते कि भाई 1 ग्राम H2SO4 में 64 बाय 98 ग्राम ऑक्सीजन है, तो आप 980 ग्राम्स में 64 बाय 98 इंटू 980, मतलब ये हो गया 10 विच इज 640 ग्राम ऑक्सीजन है। तो देखिए, एक ही क्वेश्चन है, हमने कई तरीके से कर दिया। आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या बेटर है। मेरे हिसाब से हमेशा यूनिफॉर्म मेथड अप्लाइज। जो भी कोई एक चीज आप लगाना चालू करें उसी को यूनिफॉर्म मेथड बना ले, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएं कि ऐसा भी कर लूँ वैसा भी कर लूँ। एक काम करिए ही मत, कि जो चीज़ आपने जैसे सीखी है वैसा का वैसा लगा लीजिए, एंड इट विल हेल्प यू, ऑलवेज हेल्प यू। ठीक है, अब ये तो आ गए मोल्स। आपने कहा कि भाई एक और क्वेश्चन करते हैं, फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ SO3 containing 4.8 kg oxygen atom at NTP। ठीक है, अब हमको क्या मालूम है कि 1 मोल ऑक्सीजन या 1 मोल SO3 में 3 ऑक्सीजन एटम है, 3 ऑक्सीजन एटम के मोल हैं बेसिकली। ये आपको बोल दिया है। तो हमें क्या मालूम है कि 1 मोल SO3 में 48 ग्राम ऑक्सीजन है, एटम है। तो और क्या कर सकते हैं हम लोग कि भाई 1 ग्राम बराबर 1/48 मोल हो जाएंगे SO3 के, तो 4.8 मतलब 4800 ग्राम बराबर कितने हो जाएंगे 1/48 इंटू 4800 मतलब 100 मोल हो गए। और 100 मोल का मतलब क्या होगा, यदि हमको मालूम है कि 1 मोल बराबर 22.4 लीटर होता है,
तो 100 मोल बराबर 224 22.4 इंटू 100 विच इज 2240 लीटर के बराबर होगा। तो हम एक स्पेसिफिक एटम से भी बाकी पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए ये सब क्वेश्चंस जो है ना, ये बहुत ही एलिमेंट्री और बेसिक क्वेश्चंस हैं, इतना तो आपको आना ही चाहिए कि भाई आपने पूरे मॉलिक्यूल से वॉल्यूम निकाला या मास निकाला, आपने वॉल्यूम से मास निकाला या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले वॉल्यूम से, या फिर आपने मास लिया और आपने बाकी दोनों आइटम निकाले, पर आपको ये तो करना ही पड़ेगा। ये सबसे बेसिक एलिमेंट्री टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो किसी भी स्टूडेंट को आने चाहिए जो नीट या जेईई की प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। मोल तो निकाल लिया हमने। अब क्या होता है ना, कई बार आपने अभी तक देख लिया होगा कि जो मोलर मास या जो मास नंबर आपको दे रखा है, ये मास नंबर डेसिमल में आपको दिया है। किसमें दिया है आपको? डेसिमल में। पर ये डेसिमल में क्यों आएगा भाई? आना तो नहीं चाहिए ना। आपने कहा इट इज सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तो ये डेसिमल में कैसे आ सकता है? तो ये डेसिमल में क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो है ये एक एवरेज मास है, एवरेज एटॉमिक मास है। क्या है ये? एवरेज एटॉमिक मास है। और ये एवरेज एटॉमिक मास क्यों है? क्योंकि किसी भी एलिमेंट के बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, किसी भी एलिमेंट के बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, इसीलिए ये एवरेज आ रहा है। जैसे भाई हमारे पास है हाइड्रोजन 1 2 हाइड्रोजन 1 1 1 2 और हाइड्रोजन 1 3। हमारे पास ये तीन तरह के हाइड्रोजन होते हैं। तो अब ये तीन तरीके के हाइड्रोजन हैं, तीनों का मास अलग अलग है। तो यदि मैं 1 लिखता हूं तो भी गलत है, यदि मैं 2 लिखता हूं तो भी गलत है, यदि मैं 3 लिखता हूं तो भी गलत है। क्यों? क्योंकि भाई बाकी के दोनों आइटम भी तो हैं। तो इस केस के अंदर जो इसका एवरेज आता है वो आता है हाइड्रोजन 1 1.008। एग्जैक्ट में ये वैल्यू आती है। और ये वैल्यू कैसे आई है? ये वैल्यू है जो वैल्यू एवरेज आई है। ये वाली वैल्यू कैसे आई है? ये वाली वैल्यू आई है एवरेज वैल्यू। अब एवरेज एटॉमिक मास निकालने का तरीका क्या होता है? ये होता है परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 1 इंटू मास ऑफ आइसोटोप 1 प्लस परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 2 इंटू मास ऑफ 2 डिवाइड बाय टोटल 100। ये तरीका होता है। ठीक है, एक बार फिर से लिखते हैं। मतलब यदि मेरे पास बहुत सारे आइसोटोप्स हैं तो एवरेज एटॉमिक मास ये कैसे आएगा? ये आएगा भाई परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 1 इंटू मॉलिकुलर मास या एटॉमिक मास, मोलर मास ऑफ आइसोटोप 1 प्लस परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 2 इंटू मोलर मास आइसोटोप 2 प्लस परसेंटेज आइसोटोप 3 इंटू मोलर मास आइसोटोप 3 प्लस परसेंटेज 4 इंटू मोलर मास 4 डिवाइड बाय 100। डिवाइड बाय 100 ये होता है। और यदि मान लो आपको परसेंटेज नहीं दी गई है, आपको सिर्फ मोल्स बताए गए कि एक सैंपल में कितने कितने हैं, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? मोल्स ऑफ आइसोटोप 1 इंटू
molar mass isotope 1 into moles of isotope 2 into molar mass isotope 2 plus moles of isotope 3 into molar mass isotope 3 plus moles of isotope 4 into molar mass isotope 4 divide by n1 plus n2 plus n3 plus n4। और ये आगे भी जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास निकालने का तरीका। बेसिक क्वेश्चन करके देखते हैं। हमने कहा हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन 35 है और क्लोरीन हमारे पास 37 है। क्लोरीन 35 है 75% और क्लोरीन 37 है हमारे पास 25%। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एवरेज मास। एवरेज यदि निकालना चाहें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 75 इंटू 35, क्योंकि इसका परसेंटेज 75 है, इसका मास 35 है, और इंटू 37 इंटू 25। ये क्यों आएगा, क्योंकि इसका परसेंटेज 25 और ये 37 है, डिवाइड बाय 100, और ये वैल्यू आ जाएगी 35.5। कितनी आ जाएगी ये वैल्यू, 35.5 आ जाएगी। हमने कहा हमारे पास आइसोटोप है बोरॉन का, बोरॉन का आइसोटोप है, बोरॉन के आइसोटोप है हमारे पास 9, बोरॉन है हमारे पास 10, बोरॉन है हमारे पास 11। 9 वाला है 10%, 10 वाला है 20% और 11 वाला है 70%। तो इसका एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा। तो हम क्या करेंगे कि भाई 10 है तो 10 इंटू 9 प्लस 10 इंटू 20, सॉरी 20 इंटू 10 लिखते हैं, इससे कि थोड़ा सा आपको है ना वो जो रिलेशन है वो बेटर रहेगा। 20 इंटू 10, क्यों भाई, इसका 10% था, ये 9 था, इसका 20% है, ये 10 है, प्लस 70 इंटू 11 डिवाइड बाय 100। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 प्लस 200 प्लस 770 डिवाइड बाय 100, और ये कितना आ गया, ये आ गया 290 प्लस 770 मतलब 1060 डिवाइड बाय 100, और आंसर आ जाएगा 10.6। समझ में आया एवरेज कैसे निकालते हैं। अब आपको किसी भी एलिमेंट के लिए निकालना है, ऐसे निकाल सकते हैं आप, इसके ऊपर एलिमेंट का परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। ऐसे आपको बोला जाए कि फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ आइसोटोप कार्बन 14 if carbon 12 is 90% and average atomic mass is 12.1। मान लो अभी एक और चीज दे रखी है कि सम अमाउंट ऑफ कार्बन 13 इज ऑल्सो देयर। इसको 12.15 कर लेते हैं, ठीक है। तो हमको क्या मालूम है कि भाई 12.15 मस्ट बी इक्वल टू 12 इंटू 90 प्लस एक्स इंटू कार्बन 13। देखिए यहाँ पर हमको क्या मालूम है कि कार्बन के 3 आइसोटोप है, कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है। यदि ये 90 है, इसको x मान लें, तो इसको क्या मान सकते हैं, 10 माइनस एक्स मान सकते हैं, क्योंकि टोटल तो 100 ही होना है। तो और ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स इंटू कार्बन 14, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय 100। तो ये हो जाएगा 12.15 इक्वल्स टू 12 इंटू 90 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 10 माइनस एक्स इंटू 14 डिवाइड बाय 100।
मैं फिर से बात करते हैं कि हमने मान लिया कि एक आइटम x है, एक 10 माइनस एक्स है, क्योंकि टोटल 100 है और ये 90 दे रखा है। तो आपका आ गया 1215 इक्वल्स टू 12 नाइन ज़ा 1080 प्लस 13x प्लस 140 माइनस 14x। तो आपके पास आ गया है 1215 माइनस 1080 माइनस 140 इक्वल्स टू माइनस एक्स, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी -5 इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो एक्स आ गया 5%। एक्स कितना आ गया? 5% आ गया। मतलब कार्बन 13 जो है ये 5% आ गया, तो कार्बन 14 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10 माइनस एक्स विच इज अगेन 5%। क्या ये क्लियर है? तो आपने क्या किया कि एक आइसोटोप, जिस आइसोटोप का अमाउंट आपको नहीं मालूम था, वो आपने ऐसे कैलकुलेट करके निकाल लिया। क्या ये क्लियर है? अब आप इस लेक्चर को देखिए, इसके नोट्स बनाइए, वही इसके नोट्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पूरे कंसेप्ट सीखिए, जहाँ पर आपने मोल निकालना सीखा है, मोल के अलग अलग एंटिटीज़ को कनेक्ट करना सीखा है, आपने एवरेज एटॉमिक मास निकालना सीखा है। ये सब कुछ आपने इस लेक्चर में सीखा है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। नहीं आया हो तो आप बताइए, एंड कोशिश करिए कि नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपका इतना हो जाए, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर थोड़ा सा और मॉलिकुलर मास, एवरेज मॉलिकुलर मास के बारे में बात करेंगे, एंड देन वील एंटर इनटू मोल कंसेप्ट इन रिएक्शंस। ठीक है, वील मीट अगेन। थैंक यू, बाय बाय।